आई हैव शेयर्ड स्क्रीन, इस पे देख लें। आप लोगों की आज की अटेंडेंस लग गई है, इसके अलावा कोई तो नहीं है। मोहसिन है, उसामा है, नरमीन जावेद, मोहम्मद जिशान, और जिशान नहीं है, अब्दुल रहमान है। देन उमर वहीद राना, सुलेमान। यस मैम। इसके अलावा तो कोई नहीं है ना इस टाइम। ओके क्लास, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हम एक शॉर्ट क्विज में अपलोड मैम करूंगी। आप लोगों मैम ने मोहम्मद वो अफजल लगी है। मैम हम आई थिंक आप ये ये है 31 पे ये। जी लगते हैं। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन क्या होगा, आपका एक शॉर्ट क्विज होगा जो इसकी लेक्चर्स में से एक्सट्रैक्ट हुआ होगा। तो आपने वो, अभी हम ये सेशन खत्म करने से पहले ही ये क्लास में इसी सेशन के अंदर वो क्विज करेंगे। पहले लेक्चर होगा, फिर हम वो क्विज सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने एक वीडियो लेक्चर जो है वो पोस्ट कर दिया है गूगल क्लासरूम में, क्योंकि वो मैं पोस्ट हो रहा है। अच्छा, वीडियो लेक्चर में करती हूँ अभी ऑन। वो आपने लेक्चर सारा सुनना है। कोई क्वेश्चंस हैं तो हम लेक्चर में कि वो पूछ आप पहले अपने पास कॉपी पेंसिल रखें, वो लेक्चर क्वेश्चन नोट डाउन करें, और बाय द एंड ऑफ वो वीडियो लेक्चर वो क्वेश्चंस मेरे से पूछें, और उसके बाद हम वो क्विज रखेंगे। फिर क्विज सॉल्व करेंगे। आप उसी टाइम पे आपने सॉल्व करके देखना है। वो 5 to 10 मिनट्स का, 5 मार्क्स का क्विज है, और 5 to 10 मिनट्स में यू हैव टू सॉल्व दैट क्विज। ठीक है। तो उसके फिर हम लोग मार्क्स देखते जाएंगे अकॉर्डिंगली, कैसे हमने वो एडजस्ट करने हैं। तो अभी जो है आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। उसमें आपने लेक्चर सुनना है, और फिर आपने क्विज करना है। तो लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, सो दैट यू may be able to attempt the quiz. ओके जी, स्क्रीन नजर आ रही है ना? लेक्चर नजर आ रहा है? यस यस मैम। मैम। सबको हो गया है? ओके, आई एम गोइंग टू शेयर द वीडियो लेक्चर, ये सुने। अभी ये मैंने रिकॉर्ड किया है, इसको सुने, और अगर कोई क्वेश्चन है वो पूछें, और फिर हम क्विज करेंगे, और फिर हम इस सेशन को खत्म करेंगे।
आगे या नहीं आ? मैम आप मैम आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज आ रही है या नहीं? प्लीज रिस्पॉन्ड। नो मैम आवाज नहीं आ जी रही। मैम आवाज नहीं आ रही आप। नहीं आ रही? नो मैम। चले हम फिर उसको सोचते हैं और वो लेक्चर स्टार्ट पावर पॉइंट से। ये मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ तो ये आ रही है क्लास सब मेरी बताएं, आपको आवाज आ रही है? जो मैं अभी बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है? जी यस मैम। मैम आ रही। यस मैम। यस मैम। चलें ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी Okay, मैम। today we have to study shell structure. This is the shape of a shell structure. ये एक thin membrane का स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत बड़ा होता है और लाइट वेट होता है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है, लेकिन वेट इसका बहुत कम होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Lattice and portal frame buildings consist of a structural frame which supports slab, roof and wall covering. अच्छा, कन्वेंशनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर ये होता है कि जो हमारे पास रूफ स्लैब होती है और वॉल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं और वो ही स्ट्रक्चर का काम कर रही होती हैं और वो ही एक्सटीरियर का काम कर रही होती है। तो जो शेल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास एक थिन कर्व्ड मेम्ब्रेन होती है, बहुत बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, जो कि रीइंफोर्स कंक्रीट की भी होती है और भी बहुत से मटेरियल्स होते हैं जिनकी ये होती है। और वही जो शेल है वो बेसिकली वो स्ट्रक्चर भी है और वही एक्सटीरियर कवरिंग भी है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसके स्ट्रक्चर की वजह से है, जो रीइंफोर्स कंक्रीट का बना हुआ है, और वो एज एन एक्सटीरियर भी काम कर रही होती है। The term shell is used to describe the structures which possess strength and rigidity to its thin, natural, and curved forms, such as shell of an egg, a nut, human skull, and shell of tortoise. अच्छा, अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसके थिन होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ आती है। और ये जो फिनोमिना है ये नेचुरली कैसे एग्जिस्ट करता है, जैसे एक एग शेल है, वो बेसिकली जो एग है उसका शेल बहुत थिन होता है, लेकिन उसने उसको जो अंदर एग यॉक या एग वाइट है उसको सपोर्ट किया होता है। सिमिलरली ह्यूमन स्कल की बात करें या वो सी शेल की बात करें और टोर्टाइस के शेल की बात करें, तो ये जो सब चीजें हैं इनका शेल बहुत थिन होता है, लेकिन वो
सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सुन रहे हैं? जी मैम। जी मैम। ओके, देन वी हैव सिंगल और डबल कर्वेचर शेल्स। इसके अंदर क्या होता है, एक होता है सिंगल कर्व और एक होता है डबल कर्व। सिंगल कर्व के अंदर होता है एक ही जो हमारा एक्सिस है उसके अलोंग कर्व होगा। लाइक अगर मैं आपको ये बना के दिखाऊं तो ये सिंगल कर्व होगा और यही कर्व पीछे एक्सटेंड हो जाएगा, जैसे वो वॉल्स में या आर्चेस वाले फ्रेम के अंदर होता है। यही एक सिंगल कर्व। जो डबल कर्व होता है उसके अंदर एक कर्वेचर इस साइड का होता है और एक कर्वेचर इस साइड का होता है। तो ये कुछ ऐसे बन जाता है। और इट माइट बी पॉसिबल कि एक कर्वेचर ऐसे हो, ये ऐसे जाए और फिर यहाँ से डाउनवर्ड कर्वेचर हो, ऐसा भी हो सकता है। एक अपवर्ड कर्वेचर हो, एक तो सिंगल कर्वेचर में एक ही कर्व होता है और डबल कर्वेचर में दो कर्व्स होते हैं हमारे पास। एक ही डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड भी हो सकती है, दोनों सेम डायरेक्शन में लेकिन ऑपोजिट साइड्स के ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो डबल कर्वेचर है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड कौन सी डायरेक्शन में है। अच्छा, सिंगल कर्वेचर के अंदर हमारे पास एग्जांपल्स के अंदर वी हैव सिलेंड्रिकल कोन, सिलेंडर कोन, और वो हमारे पास होते हैं बैरल वॉल्ट्स और कनाइड शेल्स जो है ना, ये इनकी एग्जांपल्स हैं जिसमें ये एग्जिस्ट करते हैं सिंगल कर्वेचर। और डबल कर्वेचर जो है वो सफेयर के अंदर होते हैं, एक हाइपरबोलॉइड शेप है उसके अंदर होते हैं। जो सिंगल कर्वेचर और डबल कर्वेचर जो है ना, इनकी बेसिकली ज्योमेट्री डिस्टिंक्ट हो सकती है या डिस्टिंग्विश हो सकती है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ में डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट होता है कि इसका कोई रोल नहीं है कि डबल कर्वेचर ज्यादा स्ट्रेंथ देगा सिंगल कर्वेचर से। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ ज्योमेट्री के या फॉर्म को चेंज करने के लिए होता है। The terms single and double curvature are used to distinguish the comparative rigidity of the two forms and complexity of centering necessary to construct the shell form। अच्छा, इसमें अब क्या है कि जो हमारा ये बैरल वॉर्ड देखिए, ये सिंगल कर्वेचर है, ये हमारी सरफेस है, प्लेन है, और इसके अलोंग ये इस तरह से कर्व है, ये कर्व है, ये हमारा कर्वेचर, ये सिंगल कर्वेचर है, यही कर्व पीछे एक्सटेंड हुआ है। अब कोनाइड की बात करें उसमें भी यहाँ पे ये कर्व है और इधर से ये स्ट्रेट लाइन है, इनको हमने कनेक्ट कर दिया है तो एक ही कर्वेचर बन गया और ये एक रूफ का कह लें स्ट्रक्चर बन गया। हाइपरबोलाइड की बात करें तो एक ये कर्वेचर है, ठीक है, और यहाँ से नीचे बेंड हुआ हुआ है, देख रहे हैं, ये अपवर्ड है और ये ऐसे डाउनवर्ड्स है। एक जो प्लेन है, एक्सिस है, उसमें ये अपवर्ड है और जो दूसरा एक्सिस है उसमें ये डाउनवर्ड है। तो ये दो कर्व्स हैं, वन कर्व दिस वे एंड वन दिस वे। फिर डोम की बात करें इस तरह, एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, ठीक है, वी हैव टू कर्व्स। उसके बाद सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। Surfaces of revolution are generated by revolution of a plane curve called meridional curve। अच्छा, हम क्या करते हैं, एक जो प्लेन या एक्सिस होता है जिसके अराउंड हमारी सरफेस जो है वो रिवॉल्व कर सकती है, उसको हम कहते हैं मेरिडाइनल कर्व। और जिस एक्सिस के अलोंग वो करती है, जिस कर्व प्लेन कर्व के अलोंग वो करेगी वो मेरिडाइनल कर्व, या जो कर्व वो जनरेट करेगी रिवॉल्व करते हुए वो मेरिडाइनल कर्व होगा। और जो एक्सिस जिसके अलोंग वो रोटेट या रिवॉल्व करेगी उस एक्सिस को कहते हैं एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। In the special cases of cylindrical and conical surfaces, the meridional curve consists of a line segment। अच्छा, जब हम सिलेंडर या कॉनिकल सरफेसेस की बात करते हैं, कोन्स की बात करते हैं, तो वहां पे जो हमारा ये मेरिडाइनल कर्व है, जो ये प्लेन कर्व जो जनरेट होता है रेवोल्यूशन से, वो एक स्ट्रेट लाइन जो होती है कि स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हो रही है, कर्व प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसी एग्जांपल्स हम देखते हैं आगे। फॉर एग्जांपल, cylinders, cones, spherical और elliptical domes, hyperboloids of revolution, toroids। अब यहाँ पे देखें, फिगर के अंदर देखें,
ये एक सिलेंडर है। अब ये इसका सेंटर में एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है, और जब ये रिवॉल्व होगा तो जिस सरफेस के अलोंग होगा वो उसको है मेरिडाइनल कर्व या मेरिडियन हम कहते हैं। ठीक है, ये एक कोन है, यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है, और ये इसके जो अराउंड है ये रिवॉल्व होगा। अगेन इसी तरह ये एक्सिस है, इसका ये एक्सिस है, इसका ये एक्सिस है, और ये इसके गिर्द रिवॉल्व होगा। Then we have surface of translation. Surfaces of translation are generated by sliding a plane curve along another plane curve while keeping the orientation of the sliding curve constant. अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास दो कर्व्स हैं। एक जो कर्व है वो स्लाइड होता है दूसरे कर्व के साथ, या एक जो सरफेस है वो दूसरे सरफेस के साथ स्लाइड होने की वजह से जनरेट हो रही है। एक प्लेन कर्व दूसरे प्लेन कर्व के साथ जब स्लाइड होगा तो वी विल हैव अ न्यू सरफेस, और उसको कहेंगे सरफेस ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन उसकी जो ओरिएंटेशन है, जो उसकी ओरिजिनल शेप है, वो सेम ही रहेगी। जो बाद वाला कर्व है जो ओरिजिनल के साथ स्लाइड होता है, उसको कहते हैं जनरेटर ऑफ द सरफेस। In the special cases in which the generator is a straight line, the resulting surface is a सिलेंड्रिकल सरफेस। अब जो सिलेंडर और कोन्स है उनके अंदर हमने पहले भी कहा था, जब मेरिडाइनल कर्व है वो कर्व नहीं होता, वो स्ट्रेट लाइन होती है, मेरिडियन होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पे भी जब दो सरफेसेस या दो प्लेन्स आपस में स्लाइड होती हैं और वो एक नया ट्रांसलेशनल सरफेस बन जाती है, तो उसके अंदर अगर तो वो कर्व है तो उसको हम कहते हैं जनरेटर ऑफ द सरफेस, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसको कहते हैं हम सिलेंड्रिकल सरफेस। अब ये देखें, ये फर्स्ट जो है वो एलिप्टिकल पैराबोलाइड है। इसके अंदर क्या होता है, वी हैव वन दिस कर्व, मतलब ये एक सरफेस ये है, और वन दिस कर्व एक सरफेस ये है। अब ये दोनों कर्व्स आपस में स्ट्राइक हुए हैं, आपस में स्लाइड हुए हैं, एंड वी हैव अ न्यू फॉर्म, इस तरह की फॉर्म, ये वाली ये शेप, मतलब ये इस तरह के कर्व भी और इस तरह की कर्व भी है, तो ये इन दोनों के स्लाइड होने की वजह से वी आर गेटिंग अ न्यू जनरेटेड सरफेस। Similarly, in the second figure, you can see we have one curve this side, one straight line this side. When these two combine, so we have a curvature lesser than this surface. And in the third figure, you can see we have one curvature this way and the other curvature in the downward direction, and we get a new shape. So this is the translation of the surfaces. When two different curves or straight line or curve combine together or slide together, they generate a new translated surface. If two parabolas are similar, the surface become a surface of revolution called paraboloid of revolution. अच्छा, ये फिगर में देखें, we have one concave parabola and there is an other concave parabola. These two parabolas combine and they form a dome. कि इधर से भी कनकेव है और इस डायरेक्शन से भी कनकेव है, तो ये एक डोम बन गया। तो ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है कि दो सिमिलर सरफेसेस जो सिमिलर कर्व्स हैं उन्होंने कंबाइन किया है और एक थर्ड सरफेस जनरेट की है। उसके बाद इन द नेक्स्ट फिगर यू कैन सी कि ए हमारे पास कनकेव पैराबोला एंड द नेक्स्ट वन इज कन्वेक्स पैराबोला। इसकी डायरेक्शन यू कैन सी दिस वन इज अपवर्ड and this one is in the downward direction. When these two combine they form hyperbolic paraboloid. एक ये कर्वेचर कंबाइन है ये है और एक ये वाला कर्वेचर है। When these two have combined they have formed hyperbolic. इसके अंदर अपवर्ड कर्वेचर भी है और डाउनवर्ड कर्वेचर भी है। Then we have ruled surface. Ruled surfaces are generated by sliding each end of a straight line on their own generated curve. These lines are not necessarily at right angle to the planes containing the end curves. अब इसके अंदर क्या होगा, ये कूलिंग टावर की एक एग्जांपल,
इसके अंदर बेसिकली जो स्ट्रेट लाइंस है उन्हीं से हम कर्व्स बना रहे हैं. दिस इज नॉट अ रेगुलर कर्व. इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइंस है उसी को हम लोग कर्व की फॉर्म में कर रहे हैं. यू कैन से कि जो लाइंस हैं दे आर स्लाइडिंग इन दिस वे कि एक कर्व जनरेट हो रहा है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कूलिंग टॉवर which is generated by straight lines. ये हमने पहले एक कर्वेचर की एग्जांपल पढ़ी है ना, जिसके अंदर वी हैव वन डाउनवर्ड एंड वन अपवर्ड. तो इसके अंदर ये इनवर्ड जो कर्व है that is being generated by these straight lines which are not at right angle, which can be at any other angles in right angle. They might be at right angle in any other shape, but at this in this picture they are, or in this tower they are at different angles just to generate these two inward curves. ठीक है, ये एक यहाँ पे एक सर्कल बन गया और यहाँ पे inward curves बन गए. तो these curves are not just because of the curve but due to the straight line. Here is example of a canoid जिसके अंदर है ये स्ट्रेट लाइंस हैं और ये ट्रेवल किस तरह से कर रही हैं. वी हैव वन स्ट्रेट लाइन हियर एंड वन कर्व हियर. These straight lines combine this straight line and the curve to form a conoid. अब ये shells हैं, इसके अंदर हम लोगों ने basically in this lecture you don't need to learn this by heart. This is just for the sake of information कि हम इस लेक्चर के अंदर क्या कवर कर रहे हैं. Shells में we have singly curve, doubly curve. Singly curve में we further have surfaces of revolution and surfaces of translation. Revolution के अंदर basically वो revolve हो रही होती है surface, और translation के अंदर basically two curves slide together to form to generate a new translated surface. डबली कर्व के अंदर वी हैव साइक्लास्टिक और एंटी क्लास्टिक. ये हम आगे पढ़ते हैं ये क्या होते हैं. और फर्दर साइक्लास्टिक की इसकी भी सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है और सरफेस ऑफ ट्रांसलेशन है, और इसी तरह एंटी क्लास्टिक की भी सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है और सरफेस ऑफ ट्रांसलेशन, एंड दे फर्दर देयर एग्जांपल्स आर गिवन बिलो. अब वी हैव developable and non-developable surfaces. Surfaces with double curvature cannot be developed. मतलब जिन surfaces का double curve है वो develop नहीं होती, while those with the single curvature can be developed. This is not the ग्रामेटिकल मीनिंग के वो डेवलप ही नहीं होती. इसका मतलब क्या है, जो सरफेसेस सिंगल कर्वेचर की होती हैं उनको हम डेवलपेबल सरफेसेस कहते हैं, और जो डबल कर्वेचर वाली सरफेसेस होती हैं उनको हम नॉन डेवलपेबल सरफेसेस कहते हैं. In other words, surfaces with the positive and negative Gaussian curvature, that is synclastic and anticlastic surfaces, cannot be developed. That means पॉजिटिव और नेगेटिव गॉसियन के आगे मैं कर्वेचर बताती हूँ कि ये होता क्या है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव गॉसियन कर्वेचर्स होते हैं वो वाली सरफेसेस नॉन डेवलपेबल होती हैं, उनको हम डेवलप नहीं कहते. while those with the zero Gaussian curvature can be developed. अच्छा, अब यहाँ पे फिगर में देखें कि ये डेवलप सरफेसेस है जिसका एक ही कर्वेचर है, और जिसमें मल्टीपल कर्व्स आ रहे हैं. एक इस साइड से कर्व है, एक इस साइड से कर्व है, मतलब सारी डायरेक्शन से कर्व्स आ रहे हैं. दे आर नॉन डेवलप सरफेसेस. सिंगल कर्वेचर सरफेसेस को हम डेवलप कहेंगे और डबल कर्वेचर सरफेसेस को हम नॉन डेवलप कहेंगे. अब आगे देखते हैं कि गॉसियन कर्वेचर क्या होता है. अच्छा, पॉजिटिव गॉसियन देखें, ये है अपवर्ड बेंड है, इधर से भी अपवर्ड बेंड है, कर्व है, और इधर से भी अपवर्ड कर्व है. तो ये है पॉजिटिव गॉसियन. जीरो गॉसियन में यू हैव ओनली वन कर्व, नो अदर कर्व. ठीक है. नेगेटिव के अंदर यू हैव वन अपवर्ड कर्व एंड वन डाउनवर्ड कर्व. ये देखें, ये सेंटर से यहाँ से डाउनवर्ड है बेंड, ये देखें यहाँ पे ये अपवर्ड बेंड है और इधर से भी अपवर्ड ही बेंड है, तो पॉजिटिव है. अगर एक साइड से अपवर्ड है और यहाँ से डाउनवर्ड बेंड है तो दिस इज नेगेटिव गॉसियन. और जीरो गॉसियन में यू हैव सिंगल कर्व ऑन बोथ द साइड्स. Then we have developable surfaces which are called as singly curved. Developable surface is a surface that can be unrolled on a
onto a flat plane without tearing or stretching it. अच्छा, अगर हम सिंगल कर्व को सिंगल कर्व सरफेस को या स्ट्रक्चर को एक फ्लैट प्लेन के ऊपर अनरोल करना चाहें तो वो विदाउट टेरिंग और विदाउट स्ट्रेचिंग होगी। अगर हम एक डिवेलपेबल सरफेस या एक सिंगली कर्व सरफेस को फ्लैट प्लेन के ऊपर खोलें, मतलब उसको सीधा करें, अनरोल करें, तो वो उसके अंदर कोई भी टेयरिंग या कोई ब्रेक या कोई स्ट्रेचिंग नहीं आएगी। इट इज फॉर्म बाय बेंडिंग अ फ्लैट प्लेन। द मोस्ट टिपिकल, हम बेसिकली इसको फॉर्म ही एक फ्लैट प्लेन को थोड़ा सा बेंड करते हैं तो वो सिंगल कर्वेचर बन जाता है। तो अगर हम उसको दोबारा से उस शेप में लाए तो उसके अंदर वो आ जाएगी। द मोस्ट टिपिकल शेप ऑफ अ डेवलपेबल शेल इज अ बैरल। अ बैरल शेल इज कर्व ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, बैरल जो होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर्व होता है। आर्क एक्शन एंड बीम एक्शन टुगेदर मेक अ बैरल। अच्छा, अब जो बैरल हमारे पास ये टाइप ऑफ आ गया है, शेल आ गई है, इसके अंदर होती है आर्क भी होती है और बीम भी होती है। इनके दो फर्दर टाइप्स हैं, लॉन्ग बैरल्स और शॉर्ट बैरल्स। अगर लॉन्ग बैरल्स हैं तो उसके अंदर आर्क एक्शन इज प्रोमिनेंट, और अगर शॉर्ट बैरल्स है तो उसके अंदर बीम एक्शन इज प्रोमिनेंट। मतलब लॉन्ग बैरल्स के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट जो होगी हमारी बैरल होगी, ये इस तरह से देखें। और जो शॉर्ट, अगर हम इसको शॉर्ट कर दें तो हमारी जो बीम है बैरल के अंदर वो हमारी प्रोमिनेंट होगी। आगे स्ट्रक्चरल बिहेवियर और शॉर्ट बैरल्स है और लॉन्ग बैरल्स है। अच्छा, लॉन्ग बैरल्स के अंदर जो है हमारी जो लॉन्ग बैरल है उसके अंदर आर्च एक्शन होता है प्रोमिनेंट, लेकिन वो मेजर जो स्ट्रक्चरल रोल है ना वो बीम का ही होता है लॉन्ग बैरल्स के अंदर। ये देखें, आगे मैं फिगर में दिखाती हूँ। ये है तो आपको प्रोमिनेंटली एक आग नजर आ रही है, प्रोमिनेंटली आग नजर आ रही है, लेकिन जो मेजर स्ट्रक्चर का रोल है वो ये बीम प्ले कर रही है। अब शॉर्ट बैरल्स में अगर आप देखें, जो एक्शन है वो तो बीम प्ले कर रही है, लेकिन आपको आर्च इतनी प्रोमिनेंट नहीं नजर आएगी। इसके अंदर बीम ज्यादा प्रोमिनेंट आएगी। बीम एक्शन इज प्रोमिनेंट इन शॉर्ट। इसके अंदर जिस तरह बीम टॉप में कंप्रेशन में होती है और बॉटम में टेंशन में होती है, इसी तरह इसके अंदर भी यही है। यहाँ पे टॉप पार्ट ऑफ द शेल इज इन कंप्रेशन एंड बॉटम इज इन टेंशन। और इसके अंदर शॉर्ट के अंदर डिफरेंट हमारे पास पैटर्न्स है लोड के। ये भी हो सकता है अगर हमने इधर भी और इधर भी दोनों साइड पे सेम टाइप ऑफ सपोर्ट दी है। फिर इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी लोड ट्रांसफर हो सकता है। Then we have examples of non-developed surfaces, sphere or hyperbolic paraboloid. These are mainly classified as synclastic और anticlastic. अब देखते हैं synclastic और anticlastic क्या होता है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं मुझे? जी मैम। यस मैम। यस मैम। यस जो मैम। लोग बाद में आए हैं उनको बता दूं कि लेक्चर ध्यान से सुने। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल हैव अ शॉर्ट क्विज जो आपने अभी करना होगा, अभी इसी क्लास में सेशन खत्म करने से पहले करना होगा। बाद में जिस तरह मैंने पिछली बार आपको बाद में दिया था ना, वैसे नहीं होगा। ये बाय द एंड ऑफ द क्लास ये आपने अभी करना है। इसलिए synclastic shells, these shells are doubly curved and have a similar curvature in each direction, for example dome। अच्छा, अब synclastic में क्या होता है कि दो हमारे पास कर्व्स दो होते हैं और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती है, ये वाली डायरेक्शन भी और ये वाली डायरेक्शन भी। इसमें we have example of a dome. A dome is a good example of synclastic shell. It is doubly curved and can be formed by rotating a curved line around an axis and hoop lines. A dome can be split up into two different directions: vertical sections separated by longitudinal arc lines
also called as meridians, and horizontal section separated by hoops or parallel. अच्छा, अगर हम एक डोम का सेक्शन काटें तो एक हमारे पास ये वर्टिकल चीज आएगी और एक हॉरिजॉन्टल चीज आएगी. Structure behavior similar to arches under a uniform loading. The dome is under compression everywhere and the stresses act along the arch and hoop lines. अच्छा, जो डोम है ना वो कंप्रेशन में है, so this can be part of your quiz कि डोम जो है वो उसके अंदर उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर क्या होता है, या फिर डोम के अंदर whether you see compression everywhere or whether there is tension everywhere. और जो स्ट्रेसेस डोम के अंदर आती हैं वो आर्च या जो हुप लाइंस जो कर्व लाइंस होती हैं वो ले रही होती हैं. तो दिस इज शेप ऑफ डोम जिसके अंदर ये इसको हम कर्व लाइंस लेंगे या वर्टिकल लाइंस लेंगे और जो हमारी ऐसे वाली लाइंस होंगी वो हॉरिजॉन्टल होंगी. Then we have anticlastic stairs. They are doubly curved but each of the two curves have the opposite direction. साइक्लास्टिक के अंदर भी कर्व्स दो ही थे लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम थी. जो एंटी क्लास्टिक है उसके अंदर दोनों कर्व की डायरेक्शन डिफरेंट है. इसी एग्जांपल में वी हैव कोनाइड्स, हाइपरबोलाइड्स, पैराबोलाइड्स एंड hyperbolic paraboloid and hyperboloid. They all are considered to be anticlastic shell because they are saddle shaped with different curvature in each direction and straight lines can be drawn off the surface. अब ये कोनाइड की देखें. Conids are formed by moving a one end of a straight line along a curved path and the other along a straight path. अच्छा, ये अब स्ट्रेट लाइन है, इसका एक एंड अलोंग स्ट्रेट लाइन है और एक एंड अलोंग कर्व है, तो ये एंटी क्लास्टिक में आता है. इस कर्व की ये वाली ओवर टाइप का कर्वेचर है और इस जगह ओवर टाइप का है. Hyperbolites are formed by rotating a straight line along a vertical axis. Hyperbolide के अंदर देखें, ये जो स्ट्रेट लाइंस है उसी को वो वर्टिकल एक्सिस में रोटेट कर रहा है, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन. Hyperbolic paraboloid are formed by sweeping a convex parabola along a concave parabola or by sweeping a straight line over a straight path at one end and another straight path not parallel to the first. अच्छा, इसके अंदर समझने वाली ये बात है कि हमारे पास hyperbolic paraboloid जो होता है वो उसके अंदर एक जो होता है वो concave parabola होता है और एक convex parabola होता है. This direction of the curve is known as concave and this direction of the curve is known as convex. Depending upon the shape of the shell relative to the curvature, there will be different stresses. हर shape के according उसके stresses different होंगे. Shell roofs have compression stresses following the convex curvature and tension stresses following the concave curvature. अच्छा, अब this is also important with respect to your quiz or exams कि जो हमारे कन्वेक्स कर्वेचर है दैट टेक्स कंप्रेशन फोर्सेस और जो कनकेव कर्वेचर है दैट टेक्स टेंशन फोर्सेस. यू कैन सी के इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस को रोटेट करके एक कर्व सा जनरेट किया हुआ है. अच्छा, अब हमारे पास ये जो टेंशन टाई है बेसिकली ये हम क्या करते हैं, ये हमारे पास डोम है या कोई भी कर्व है और नीचे उसको हमने सपोर्ट किया हुआ है वॉल के ऊपर. अब इन दोनों को जो आपस में कनेक्ट करना है वो ये एक टाई रोड, एक रिंग, टेंशन टाई एक रिंग सा है जिससे हमने उसको कनेक्ट किया. ये इंटरसेक्शन ऑफ डोम एंड वॉल की इंटरसेक्शन पे वी हैव अ टेंशन रिंग जिसको हम कहते हैं टेंशन टाई जस्ट फॉर द सेक ऑफ supporting the dome and the wall. अच्छा, अब इस फिगर में देखें कि ये एक आर्बिट्रेरी
मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम काइंडली अपना अब आ माइक रही है? ऑन। जी मैम। Okay. This is possible that this continuous tie is below this curved surface, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर कहीं पे कॉलम्स हैं तो हम सिर्फ उन कॉलम से दरमियान में टेंशन टाई दे दे, पूरी कर्व सरफेस के अक्रॉस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये जो शेल है ये बहुत मैसिव होता है। ये यहाँ पे छोटा लग रहा है लेकिन रियल में दिस इज वेरी मैसिव। अब ये जो शेल की जो विड्थ है वो उसकी वजह से वो shear फोर्सेस को रेजिस्ट करता है, और जो हमने टेंशन टाई दिया, बेसिकली जो रिंग दिया बिलो दिस शेल, वो रेजिस्ट करता है उसको, टेंशन फोर्सेस को। अब यहाँ पे यू कैन सी इन द पिक्चर कि हमने एक सिलिंड्रिकल शेल को कंबाइन किया एक स्फेरिकल शेल के साथ। दिस इज सिलिंड्रिकल एंड दिस इज स्फेरिकल। अब इनको हमने कंबाइन किया है तो वो ये शेप बन गई है। अच्छा, अब इसमें ये सिलिंड्रिकल शेल है और दिस इज स्फेरिकल शेप, और यहाँ पे हमने कॉलम्स एंड बीम्स दी हुई हैं विच में एक्ट एज टाई। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप वो क्वेश्चंस पूछ लें। हाँ जी क्लास, बताएं, कोई क्वेश्चन है? मैम ये जो इसको कर्व को टेंशन करते हैं ये कितनी लेंथ तक कर सकते हैं मैक्सिमम? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। देयर इज सम प्रॉब्लम विद द इंटरनेट के वो बार बार बंद हो जाता है, तो अब पूछें अगर कोई क्वेश्चन है तो। जी मैम, मैंने पूछा था कि जो टेंशन देते हैं इसको तो ये कितनी लेंथ तक दे सकते हैं मैक्सिमम? जितना वो शेल स्ट्रक्चर, बेसिकली शेल स्ट्रक्चर है वो छोटी हमारी छोटे स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब अगर हम 150 से 300 फीट के विड्थ के स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे हम लोग ट्रसेस भी दे सकते हैं, या 150 फीट तक हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर दे सकते हैं। लेकिन जब हम इससे 300 फीट से बड़ा बहुत मैसिव हमने स्ट्रक्चर बनाना होता है तो वहां पे इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग कॉस्ट ऑन फ्रेम स्ट्रक्चर या ट्रस स्ट्रक्चर, हम क्या करेंगे, एक शेल जनरेट कर देंगे। एक शेल, अब वो जब शेल है वो बहुत थिन होगा और उसको हमने सपोर्ट करने के लिए टेंशन टाई देना होता है। अब टेंशन टाई की पॉसिबिलिटीज हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द शेल।
कि हम उसको कॉन्टिन्यूस पूरे शेल के नीचे दें, या अगर हमने कॉलम्स लगाए हैं तो सिर्फ हम कॉलम्स के दरमियान दे दें। तो वो उसकी लेंथ या उसकी जो स्पैन है उस वो डिपेंड करता है कि हमारा लोड कितना आ रहा है और शेल की टाइप कौन सी है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ शेल, उसमें भी हम देखेंगे। जी मैम। और कुछ? मैम मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। हाँ जी, जिनकी अटेंडेंस मिसिंग है वो लगवा लें अपनी अटेंडेंस। बेटा मेरी बास्केट है बाकी क्या है? मैम मेरी भी अटेंडेंस अली अमजद। मैम मेरी भी लगा दें, रिमशा रहमान। ओके जी, जिस जिसकी अटेंडेंस रहती है वो बता दे। शांजा सफदर। मैम अली अमजद। मैम रिमशा रहमान। शान, मुझे एक ही मोहम्मद दफा इशान बोले, मैम। शानसा की हो गई। अब आप कह रही हैं रिमशा रहमान। अली अमजद मैम। जी, अली मोहम्मद अमजद इशान आपको मैम। अपना नाम नजर आ रहा है? यस मैम ऊपर था नाम। 30 नंबर पे मैम। 30 पे मोहम्मद ईशान लग गया, अली अमजद 20 पे। ठीक है, नेक्स्ट। 39 मैम। मैम 27 पे मेरी। जी सॉरी। 27 जी लग गई है। हाँ जी, लग गया आपकी। 39 मैम। मैम मेरी लग गई है अली अमजद की। अरिशा, अली 39 अमजद की मैम। लग गई है। 39 पे वसीम आपकी लग गई। मैम मेरी लग गई। ओके मैम। अली, हाँ जी आपकी लग गई है अली, ये आपकी लग गई है। ओके ठीक मैम है, थैंक यू। और कोई है जिसकी रहती है? जी मैम मेरी रहती शाहजेब है आए हुए शाहजेब। हैं? जी जी। ओके जी, शाहजेब की भी लग गई है, बाकी सबकी लग गई है। अच्छा, ओके क्लास, अब ये है कि मैंने गूगल क्लासरूम के अंदर एक क्विज पोस्ट किया है। ओके क्लास, दिस इज द क्विज जो मैं अब पोस्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये शॉर्ट क्विज है, 5 मार्क्स का लेक्चर हुआ है उसी से रिलेटेड है। तो इसको अभी सॉल्व करें और अभी सबमिट कर दें सॉल्व करके, ठीक है। बेसिकली दिस इज द आउटकम ऑफ योर लेक्चर, कि आपने लेक्चर सुना भी है या नहीं, जस्ट टू मेक द कंफर्मेशन कि आपको कुछ समझ आया या नहीं। ये क्विज आपका है। अब शेल स्ट्रक्चर्स हैव मेम्ब्रेन, ये आपने बताना है किस तरह की मेम्ब्रेन होती है। सफेयर इज डैश सिंगली डबली या नोट कर्व, ये भी आपने देख के बताना है। नॉन डेवलप्ड सरफेसेस आर सिंगली कर्व, डबली कर्व या नोट कर्व, ये भी आपने देख के बताना है। पॉजिटिव गॉसियन इज कर्व अप डाउनवर्ड या नोट कर्व, ये भी आपने देख के बताना है। इन लॉन्ग बैरल डैश एक्शन इज प्रोमिनेंट, बीम आर्च या बीम प्लस आर्च। लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, वैसे तो आप लोग लेक्चर से ही देख के आई एम डेड श्योर वहां से ही देख के सॉल्व करेंगे, लेकिन चलें देख के भी आपको कुछ समझ आ जाएगा तो कर दें, ठीक है। आई जी एम मैम। एंडिंग दिस सेशन, और अब आप लोग क्विज अपलोड करके सॉल्व करके अपलोड कर दें, पोस्ट कर दें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ओके मैम।
अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अच्छा मैम ने रिकॉर्डिंग रिमूव ही नहीं की, स्टॉप ही नहीं किया मैम ने।